जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम देखते हैं यूज़ ऑफ केमिकल्स इन डेली लाइफ। ठीक है, तो केमिकल्स का यूज़ क्या है हमारी डेली लाइफ में, तो वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अचार को संरक्षित करने के लिए सामान्यतः कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। देखो, अचार को संरक्षित करने के लिए कौन सा रसायन यूज किया जाता है, तो एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। खाद्य संरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला यौगिक कौन सा है। खाद्य को संरक्षण करने के लिए, फूड को संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। देखो, क्लास थोड़ी ट्रिकी है, बट अब नंबर लाने हैं तो पढ़नी तो पड़ेगी। प्रोपियोनेट का उपयोग किसमें किया जाता है, तो प्रोपियोनेट का यूज किया जाता है बेकरी उत्पाद में। बेकरी उत्पाद मतलब कि कुकीज बनाने में, केक बनाने में प्रोपियोनेट का यूज किया जाता है, जिससे वो क्या कहते हैं कि चीज ज्यादा समय तक चलती रहे। सार्बिक अम्ल, जो कि सार्बिक एसिड है, और इसके लवण का उपयोग किसके लिए होता है, तो फफूंद की वृद्धि को रोकने के लिए सार्बिक एसिड का यूज किया जाता है। किसके लिए? फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए, फफूंद को रोकने के लिए सार्बिक एसिड का यूज किया जाता है। कौन सा कृत्रिम मिठास उच्च तापमान पर स्थिर नहीं है। ऐसी कौन सी कृत्रिम मिठास है जिसको अगर हाई टेम्परेचर दिया जाए तो वो स्थिर नहीं रहती है, तो ये है एस्पार्टेम। क्या है? एस्पार्टेम। ये क्या करती है? उच्च तापमान पर स्थिर नहीं रहती है, अस्थिर हो जाती है, एस्पार्टेम। सेकेरिन क्या है? देखो, बहुत से लोगों ने तो ये एक नाम ही पहली बार सुने होंगे, और मोस्ट ऑफ द मतलब कुछ नाम तो मैंने भी नहीं सुने कभी। तो सेकेरिन क्या है? सेकेरिन है बिना कैलोरी का कृत्रिम मिठास। सेकेरिन एक ऐसा मिठास है जो मधुमेह रोगियों के लिए किया जाता है, या फिर ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है सेकेरिन के जिनका फैट ज्यादा है। तो कैलोरी नहीं बनती है इससे, सेकेरिन से। क्या नहीं बनती? कैलोरी नहीं बनती। कौन सा कृत्रिम मिठास कुछ देशों में प्रतिबंधित है। ऐसा कौन सा मिठास है जो कुछ देशों के अंदर प्रतिबंधित है, मतलब बैन है, तो ये है सोडियम साइक्लामेट। कौन सा है? सोडियम साइक्लामेट, जो कि बैन है। डलसीन को क्यों प्रतिबंधित किया गया? डलसीन, डलसीन भी एक ऐसा ही कुछ मिठास होगा। डलसीन को क्यों प्रतिबंधित किया गया? इसको किया गया विषैला और कैंसरकारी। क्या है डलसीन? विषैला है और कैंसरकारी है, मतलब टॉक्सिक है और कैंसर करते हैं डलसीन। कौन सा? डलसीन, इसलिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। इनमें से कौन सा स्वीकृत कृत्रिम मिठास है जिसे हम अडेप्ट कर चुके हैं, परमिटेड है, मतलब हर जगह यूज किया जाता है। कौन सा स्वीकृत कृत्रिम मिठास है, तो यह है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम का भी हमने फिर से पढ़ लिया। वेनिलीन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? वेनिलीन का यूज हम किस में करते हैं, तो कृत्रिम स्वाद द्रव्य के लिए वेनिलीन का यूज किया जाता है, कृत्रिम स्वाद के लिए। अब कौन सा यौगिक भोजन में फल जैसी सुगंध देता है? देखो, कौन सा यौगिक है जो भोजन में फल जैसी स्मेल देता है, सुगंध देता है, तो वो है एल्किल एस्टर। एल्किल एस्टर क्या करता है कि फल जैसी सुगंध देता है। अब देखो, अगर आपको याद ना हो तो इसका तो मैं बता दे सकता हूँ। फल से हमें एप्पल याद आता है, एप्पल से एल्किल याद कर लो। अब देखो, याद तो करना पड़ेगा। एमएसजी, एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग प्राय किसमें होता है? एमएसजी का यूज किसमें होता है? सूप और नूडल्स में। किसमें? सूप और नूडल्स में। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एमएसजी बोली तो मैसेज, कि हम सूप और नूडल्स खाते खाते मैसेज देख रहे थे। क्या देख रहे थे? मैसेज देख रहे थे। अब देखो, आइसक्रीम भी है इसमें, चावल भी है, तेल भी है, अपने को सूप और नूडल्स पे फोकस करना है। ठीक है, सूप और नूडल्स खाते खाते मैसेज देख रहे थे। क्या? मोनोसोडियम ग्लूटामाइन। मैसेज से जुड़ी, एमएसजी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या कौन सी है? चीनी रेस्टोरेंट सिंड्रोम। इससे क्या होता है? चीनी रेस्टोरेंट सिंड्रोम, बोले तो चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम है ये। नूडल से चाइना याद कर लो, नूडल और सूप से क्या याद कर लो? चाइना याद कर लो। तो चीनी रेस्टोरेंट सिंड्रोम होता है किससे? एमएसजी से, मैसेज से। कौन सा रंग कोलतार से प्राप्त होता है? तो कोलतार होता है, उसे कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो सनसेट येलो। कौन सा प्राप्त होता है? सनसेट येलो। कौन सा? मटमैला सा पीला रंग, सनसेट येलो प्राप्त होता है कोलतार से। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्वीकृत खाद्य रंगों का प्रयोग किस समस्या का कारण बनता है? अस्वीकृत खाद्य रंग मतलब कि ऐसे खाद्य रंग जो स्वीकृत नहीं किए गए हैं, ना तो प्रतिबंध लगाया गया है, ना ही उसकी परमिशन दी गई है,
क्या क्या समस्या हो जाती है, विषाक्तता और एलर्जी, क्या क्या हो जाती है, टॉक्सिक हो जाते हैं, टॉक्सिसिटी और एलर्जी। देखो ये तो आपको जो ये ऑप्शंस देख के पता चलेगा। बेटर डाइजेशन, भाई जो स्वीकृति ही नहीं है उसे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तीनों तो अच्छी चीजें हो गई ना। तो टॉक्सिसिटी और एलर्जीज। किस धातु का लवण खाद्य रंग में प्रदूषक के रूप में पाया जाता है? ऐसा कौन सा धातु है जिसका जो लवण है, क्या है, लवण, लवण बोल तो सोल्ट, खाद्य रंग में प्रदूषक के रूप में पाया जाता है, वो है सीसे का लवण। ठीक है। अब आपको याद ना हो तो ये देखो कि मैगी का जब, बहुत पहले की बात है, मैगी का जब एक बार वो जांच हुई थी तो उसमें सीसे मिले थे, सीसे के कण मिले थे। तो खाद्य रंग में प्रदूषक तो सीसे का लवण, मैगी याद रख लेना भैया। खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेष की जांच किससे की जाती है? कीटनाशक अवशेष दिए गए हैं खाद्य पदार्थ में, इसकी जांच किससे की जाती है? तो गैस क्रोमेटोग्राफी से इसकी जांच की जाती है। अब देखो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए या फिर उसको कटने फटने से रोकने के लिए कीटनाशक दे दिए जाते हैं। अब कीटों को मार देता है तो अपने को तो कुछ तो हार्म करेगा ही ना। तो गैस क्रोमेटोग्राफी से उसकी जांच की जाती है। खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा को निर्धारित करता है। भाई कीटनाशक दिए गए हैं, इसकी अधिकतम अवशेष सीमा को निर्धारित करता है FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। FSSAI की फुल फॉर्म बताओ, WHO की फुल फॉर्म बताओ तो बता देना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखो। कीटनाशक अवशेष हानिकारक क्यों होते हैं? भाई ये हानिकारक क्यों होते हैं? दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं दे जाते हैं, लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स दे जाते हैं। अब देखो हानिकारक तो ये होंगे ही। अब देखो इसका भी इसमें ही दिया हुआ है, किसमें, ऑप्शंस में। भोजन को मीठा बनाते हैं, नहीं यार, इतनी छोटी सी बात के लिए कौन बैन करेगा इनको। वसा कम करते हैं, नहीं। इम्प्रूव इम्यूनिटी तो ये अच्छे होते हैं ना। तो समस्या ही पैदा करते हैं, दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करते हैं, कौन से, कीटनाशक अवशेष। अब जो कीटों को ही मार देते हैं कुछ तो हम पहुंचाते हैं, सेम डायलॉग बोल दिया दोबारा। कौन सा खाद्य पदार्थ प्राय कीटनाशक अवशेषों को प्रभावित होता है? देखो ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो कीटनाशक अवशेषों से प्रभावित होता है? तो यह है ताजी सब्जियां। ताजी सब्जियां, ताजी सब्जियों में डाल दिए जाते हैं कीटनाशक, जिससे कीट तो मर जाते हैं और सब्जियां ताजी ताजी रहती हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट का अर्थ क्या है? क्या है भैया, खाद्य पदार्थों में मिलावट, हानिकारक पदार्थ मिलाना ही खाद्य पदार्थों में मिलावट है। दूध में सामान्य मिलावट क्या होती है? दूध में किस चीज की मिलावट करते हैं? तो दूध में करते हैं यूरिया की मिलावट। किसकी करते हैं? यूरिया की मिलावट। इसमें से कौन सा खाद्य संरक्षक अनुमत नहीं है, परमिट नहीं है, अनुमानित नहीं है, मतलब जिसकी परमिशन नहीं दी गई है, वो है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एक ऐसा खाद्य संरक्षक है, ठीक है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, जिसकी अनुमति नहीं दी गई है। कोलता डाई को खाद्य पदार्थों में क्यों प्रतिबंधित किया गया? भाई कोलता डाई को क्यों प्रतिबंधित, उस पर बैन क्यों लगाए गए? तो वो कैंसर का काम करता है। किसका करता है? कैंसर का। सी से कोलता और सी से कैंसर। अब जब किसी का आए ही नहीं कि भाई इसका तो आ ही नहीं रहा कि ये क्या हार्म करता है, कैंसर का कर दो। सब्जियों में कीटनाशक का अवशेष हटाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा? देखो सब्जी में अगर कीटनाशक लग जाए तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? नल के पानी से धोना। तभी तो धो के सब्जियां खानी चाहिए, धो के बहुत से खाने चाहिए, लेकिन सब धो के बहुत से नहीं खाने चाहिए, लेकिन सब्जी हमेशा धो के खानी चाहिए। खाद्य संरक्षकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शेल्फ लाइफ बढ़ाना। जो खाद्य संरक्षण, प्रिजर्वेशन किस चीज के लिए किया जाता है? कि भाई वो ज्यादा समय तक ताजे रहें, सही रहे, अच्छे रहे दिखने में। होने में तो पता नहीं कैसे भी हो सकते हैं, दिखने में अच्छे लगने चाहिए, तभी तो लोग खरीदेंगे। कौन सा कृत्रिम मिठास मधुमेह रोगियों के लिए सुरक्षित माना जाता है? ऐसा वो क्या खाए मधुमेह रोगी, जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर के मरीज है, वैसा क्या खाए कि उन्हें कुछ नहीं होगा? तो सुक्रालोज, सुक्रालोज। ठीक है। फॉर्मेलिन का उपयोग क्यों खतरनाक है? अरे कैंसर, अभी तो पढ़ा था, फॉर्मेलिन कैंसर का काम करते हैं ना, कैंसरकारी है। खाद्य रंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फूड कलर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑब्वियसली भोजन का स्वरूप आकर्षक बनाना। ऑब्वियसली। अब जैसे अपन जलेबी वाले के पास जलेबी लेने जाते हैं, जलेबी वैसे रेड कलर की होती नहीं है, लेकिन रेड कलर है तो हमें लगेगा वाह यार कितनी अच्छी अच्छी जलेबियां हैं, खाने का मन कर रहा है। वैसे जलेबी का कलर रेड नहीं होता है। दूध में पानी मिलाने को किस प्रकार की मिलावट कहा जाता है? देखो अगर दूध में पानी मिला देते हैं तो इसे किस प्रकार की मिलावट, इसे नॉर्मल मिलावट कहते हैं। दूध में पानी तो छोटी मोटी चीज है, लोग डिटर्जेंट पाउडर मिला देते हैं भैया।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक है? प्राइमरी एयर पोल्यूशन कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा है? प्राथमिक वायु प्रदूषक है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या होता है? ये सेकेंड यूनिट आ गई। ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या होता है? इसके कारण वैश्विक तापमान मतलब ग्लोबल वार्मिंग होती है भैया, ग्रीन हाउस गैस की वजह से। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? अम्ल वर्षा होती है उसके लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है? तो CFC नॉट KFC। CFC की वजह से ओजोन लेयर में क्या हो जाता है? क्षय होने शुरू हो जाता है। PAN का रासायनिक नाम क्या है? PAN का रासायनिक नाम होता है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है PAN की फुल फॉर्म। ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक किस कारण बनता है? फोटोकेमिकल स्मोक किस कारण बनता है? तो ये बनता है सूर्य के प्रकाश से और प्रदूषक की वजह से। पोल्यूटेंट्स होते हैं वो स्मोक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। स्मोक यानी धुआं। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी वो किस गैस के कारण हुई थी? तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। पर्यावरण में विषैले रसायन हानिकारक क्यों हैं? जो पर्यावरण में जो विषैले रसायन है वो हानिकारक क्यों है? क्योंकि वो बीमारियां उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? बीमारियां उत्पन्न करते हैं। मैं कह रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस देख के पता चल जाएगा। देखो, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ नहीं, कॉज डिजीज राइट, क्रिएट फ्रेग्रेंस, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। अगर अच्छे ही काम करने होते तो वो हानिकारक थोड़ी ना होते, वो तो लाभदायक होते ना भैया। डिटर्जेंट किस प्रकार की प्रदूषण समस्या पैदा करता है? ऐसा कैसा प्रदूषण पैदा करता है डिटर्जेंट? तो यूट्राफिकेशन जैसी प्रदूषण समस्या पैदा करता है डिटर्जेंट। यूट्राफिकेशन क्या होता है भैया? अब देखो, ये तो बता दिया आपने। अब यूट्राफिकेशन क्या होता है? जल स्रोतों में पोषक तत्वों की वृद्धि। जल स्रोतों में पोषक तत्वों की वृद्धि, यह है यूट्राफिकेशन। आगे देखते हैं। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना कहीं से भी, अगर आप चेक कर सकते हैं तो। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे आता भी नहीं है और मैं अब चेक कहाँ से करूँ। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। गलत नहीं पढ़ाना चाहती मैं, अब जिसमें डाउट है तो है, अब क्या कर सकते हैं, लिख दिया मैंने। अब पर्यावरण में कीटनाशक किसका कारण बन सकते हैं? पर्यावरण में कीटनाशक है किसका कारण बन सकती है? तो जलीय जीवों में रोग। जो पर्यावरण में कीटनाशक है किसका कारण कारण बनेंगे? तो जलीय जीवों में रोगों का कारण बनते हैं। भारी धातु प्रदूषण किससे होता है? जो भारी धातु है यह प्रदूषण किससे होता है? तो किससे होता है? सीसा से, पारा से और कैडमियम से। लेड से, मर्क्यूरी से और कैडमियम से भारी धातु, ये भारी धातु है और इसका प्रदूषण भारी धातु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। इनमें से कौन सा भारी धातु नहीं है? पारा धातु है, सीसा धातु है, जिंक धातु है, हीलियम तो गैस है, हीलियम तो धातु ही नहीं है, तो भारी धातु हीलियम नहीं है। ठोस कचरे का निपटान किससे किया जाता है? ठोस कचरे का निपटान करते हैं दहन से, जला दिया जाता है इसको। दहन से ठोस कचरे का निपटान करते हैं। औद्योगिक तरल कचरे का उपचार किससे किया जाता है? औद्योगिक तरल कचरे का, जो मतलब फैक्ट्री से निकलने वाला जो लिक्विड फॉर्म में जो कचरा होता है उसका उपचार किससे किया जाता है? उदासीनीकरण और छनना से। पहले फिल्टर किया जाता है, फिर न्यूट्रल किया जाता है, तो उदासीनीकरण और छनना से। सीवेज का उपचार किससे किया जाता है? सीवेज का उपचार किया जाता है प्राथमिक और द्वितीयक उपचार से। किससे? प्राथमिक और द्वितीयक उपचार से। जो सीवियर लाइन निकलती है, नालियां वगैरह, उनका उपचार कैसे करते हैं? प्राथमिक और द्वितीय से। अब प्राथमिक उपचार में क्या हटाया जाता है? जो देखो, अब प्राथमिक द्वितीय तो हो गया, अब प्राथमिक में क्या हटाया जाता है? तो बड़े ठोस और निलंबित कण जो आसानी से हट जाते हैं वो प्राथमिक उपचार में हटाए जाते हैं। मृदा में क्या क्या होता है? मृदा में क्या क्या होता है? तो अजैविक और जैविक दोनों घटक पाए जाते हैं मृदा में, जैविक और अजैविक। मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? जो मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? लोहा, जिंक, तांबा, आयरन, जिंक और कॉपर। तो तीनों एक से ही है भैया, ये पोषक तत्व है। मृदा में मुख्य कौन से होते हैं? मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? तो जो मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब मुख्य मैक्रो पोषक तत्व है।
कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK। कौन कौन से होते हैं? NPK। उर्वरकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फर्टिलाइजर्स का यूज किस लिए किया जाता है? मृदा की उर्वरता बढ़ाने में। सीरियसली बात है, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? तो ये सीधा उर्वरक है, सबको यूरिया डालता है, सीधा ये, बहुत सीधा है, हर किसी के बस में आ जाते हैं। DAP का पूर्ण रूप क्या होता है? डायोमोनियम फॉस्फेट। क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP का पूरा नाम है। PAN की फुल फॉर्म देखी थी, DAP की FSSAI की फुल फॉर्म और WHO की फुल फॉर्म याद कर जाना। उर्वरक मिश्रणों में क्या होता है? उर्वरक जो मिश्रण होता है, फर्टिलाइजर मिक्सचर में क्या होता है? दो से अधिक पोषक तत्व होते हैं उर्वरक मिश्रण में। ठीक है। जटिल उर्वरक कैसे बनते हैं? तो मूल पोषक तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाओं से, जो मूल पोषक तत्व है उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं से जटिल उर्वरक बनते हैं। अम्ल वर्षा का प्रमुख प्रभाव क्या है? स्मारकों का क्षरण। जो स्मारकों का क्षरण होता है वो अम्ल वर्षा की वजह से होता है। मतलब जो भी क्षय होता है वो अम्ल वर्षा की वजह से होता है। हो सकता है कि आपके ऑप्शंस चेंज हो जाए, तो ऑप्शन चेंज हो जाए तो डरना नहीं है। अम्ल वर्षा हानि करती है, तो जिधर भी हानि दिखे वो टिक कर देना। शहरी क्षेत्रों में स्मोक बनने का मुख्य कारण क्या होता है? स्मोक वही धुआं धुआं हो जाता है ना, जैसे दिल्ली में हो जाता है धुआं धुआं जिंदगी, तो वाहन प्रदूषण के कारण। प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज तो होगी नहीं, वो शुगर से होती है। अस्थमा होगा नहीं, वो वायु प्रदूषण से ट्रिगर होता है। कैंसर होगा नहीं, तो क्लोरेला, हैजा। हैजा किससे होता है? गंदा पानी पीने से। ओजोन छिद्र का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? ओजोन छिद्र का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है मानव स्वास्थ्य पर। ऑब्वियस सी बात है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? वृक्षारोपण करो, पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाएगा। अब अपना तीसरा यूनिट आ गया, ये विटामिन डिफिशियंसी का है। ठीक है। विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? तो आंखों के लिए विटामिन ए आवश्यक है। जैसे कि गाजर वगैरह आप खाएंगे तो आंखों की रोशनी इंक्रीज होती है, लोग कहते हैं, लेकिन आजकल तो गाजर भी मिलावट वाले आने लग गए। विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? तो रात्रि दृष्टि के लिए। रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए से। रतौंधी यानी रात को अंधा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रात्रि अंधता, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी भी कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? विटामिन बी कहाँ पाया जाता है? साबुत अनाज और दालों में। क्या साबुन साबुन साबुत अनाज और दालों में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी बेरी। नॉर्मल विटामिन बी भी दे रखा हो तो भी बेरी बेरी करना है, विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी। विटामिन सी किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन सी महत्वपूर्ण है त्वचा स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। त्वचा के लिए विटामिन सी यूज किया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। स्कर्वी को एलर्जी कहते हैं बेसिकली। स्कर्वी होती है विटामिन सी की वजह से। विटामिन डी स्वाभाविक रूप से किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से। जैसे कि आप सनलाइट के पास नहीं बैठते तो कहते हैं विटामिन डी डिफिशियंसी हो गई है, सूर्य के पास बैठा करो। पास मतलब का नीचे, ऐसा नहीं कि सूर्य भगवान के पास चलते हेलो नमस्कार, चलो आपके सामने ही मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, ऐसा नहीं करना। सूर्य की रोशनी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। रिकेट्स किससे होती है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई किस रूप में कार्य करता है? विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। विटामिन के किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के। सी यानी क्लोटिंग, के यानी क्लोटिंग, क्लोटिंग क्लोटिंग, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के। खाद्य तेल मुख्यतः किससे बने होते हैं? जो खाद्य तेल होते हैं वो मुख्यतः ट्राइग्लिसराइड से बने होते हैं। खाद्य तेल, एडिबल ऑयल, जिसे हम खाने में यूज किया जाता है। तेल में बासीपन का क्या अर्थ होता है? अगर तेल में बासीपन आता है तो उसका मतलब क्या होता है? कि तेल में बदबू आना और विषैला होना। तेल भी खराब होता है, देख लो जमाने। अर्जमोन तेल की मिलावट प्राय किस में होती है? जो अर्जमोन तेल है उसकी मिलावट किस में होती है? तो सरसों के तेल में अर्जमोन तेल डाल देते हैं और सरसों का तेल बोल के बेच देते हैं। अर्जमोन तेल के सेवन से क्या हो सकता है? तो एपिडेमिक ड्रॉपसी हो सकती है। क्या हो सकता है? एपिडेमिक ड्रॉपसी हो सकती है अर्जमोन तेल की वजह से। खाद्य तेल में खनिज तेल की पहचान के लिए कौन सा सरल परीक्षण होता है? देखो, खाद्य तेल में खनिज तेल की उपस्थिति अगर हम पहचाने तो क्या करना चाहिए हमें? तो कागज परीक्षण करना चाहिए।
साबुन किस अभिक्रिया से तैयार किया जाता है? जो साबुन है वो किस अभिक्रिया से तैयार किया जाता है? वसा और क्षार से। किससे? वसा और क्षार से साबुन तैयार किया जाता है। वसा और क्षार की अभिक्रिया से साबुन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सैपोनिफिकेशन। सोप यानी साबुन होता है और सैपोनिफिकेशन से साबुन बनता है। साबुन का मुख्य घटक कौन सा है? सोडियम और पोटेशियम। देखो, सोप, सोडियम और पोटेशियम, बस सिंपल। फैटी एसिड लवण, आगे का भी याद कर लेना। कठोर जल में साबुन की प्रभावशीलता क्यों कम हो जाती है? जो कठोर जल होता है, हार्ड वाटर होता है, उसमें साबुन की प्रभावशीलता क्यों कम हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट को रोकते हैं। क्या सोल्ट को रोकते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट होते हैं, वो क्या झाग को रोक देते हैं, झाग नहीं बन पाते। डिटर्जेंट किस प्रकार का यौगिक है? तो डिटर्जेंट सल्फोनेटेड और सल्फेटेड प्रकार का यौगिक है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बोले तो सर्फ। डिटर्जेंट कठोर जल में भी प्रभावी क्यों होता है भैया? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से अघुलनशील लवण नहीं बनते, अघुलनशील लवण नहीं बनते और झाग बन जाता है। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का अर्थ है बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होने योग्य, मतलब बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उसे डिग्रेडेबल कहते हैं। कि मतलब बैक्टीरिया अगर हम डिटर्जेंट में डाल दें तो वो उसको अपघटित कर लेंगे, तो ये तो अच्छा है, लाभदायक है ये तो हमारे लिए। साबुन का हाइड्रोफोबिक भाग कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। साबुन का हाइड्रोफोबिक भाग होता है फैटी एसिड की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। क्या? फैटी एसिड की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। डिटर्जेंट का उपयोग केवल कपड़े धोने में ही नहीं बल्कि किस में भी होता है? देखो, डिटर्जेंट का योग, सर्फ का यूज सिर्फ कपड़े धोने में नहीं, किस किस में होता है? दवाइयाँ और कॉस्मेटिक में भी होता है डिटर्जेंट का यूज, दवाइयों में भी और कॉस्मेटिक में भी। अब लास्ट एंड फाइनल यूनिट है अपनी, यूनिट नंबर 4। ठीक है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होता है, तब लोहे पर जंग लग जाती है। जंग का मुख्य घटक है तो FeO3.H2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड कैसे है ये? क्योंकि H2O है और फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसकी वजह से जंग लग जाती है, ये इसका मुख्य घटक है। जंग लगने के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और नमी की। अभी तो हमने देखा था ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कैसे होगा? ऑक्सीजन और नमी होगी तब होगा। मॉइस्चर बोले तो जलना। लोहे को जंग से बचाने के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो पेंटिंग कर दो, जैसे हम पेंट कर देते हैं लोहे पर जंग बचाने के लिए। गैल्वेनाइजेशन, ग्रीस ऑयल लगा देते हैं, मतलब सब कुछ कर दो यार। गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर, ठीक है। बैटरी किस में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है? बैटरी किस में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या? बैटरी। ड्राई सेल का एनोड क्या होता है? जो ड्राई सेल का एनोड होता है वो क्या होता है? जिंक कंटेनर होता है। क्या होता है? जिंक कंटेनर। ड्राई सेल में कैथोड क्या होता है? तो कार्बन रोड, ठीक है। जो एनोड होता है वो जेड होता है और जो ड्राई सेल में कैथोड होता है वो सी, मतलब Cc और A2 जेड। एनोड जिंक और कैथोड कार्बन, ठीक है, याद हो जाएगा, हो जाना चाहिए। लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा होता है? जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। लेड स्टोरेज बैटरी का कैथोड किससे बना होता है? PbO2, लेड ऑक्साइड से, लेड डाई ऑक्साइड से। लेड स्टोरेज बैटरी का एनोड किससे बना होता है? Pb से। देखो, कैथोड बना होता है PbO2, सॉरी यार, और एनोड बना होता है Pb से। अब ये कैसे याद हो? अरे ये भी याद करवाएंगे, ए से Pb और सी से PbO2। देखो, अब इसको याद करना टफ है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। देखो, ए से पंजाब, याद कर लो। ए से मतलब कि इधर के लोग रहते हैं पंजाब में, और कनाडा में कैसे रहते हैं? पंजाब के भी रहते हैं और कनेडियन भी रहते हैं। O2 कनेडियन को मान लो। ए से Pb मतलब कि सिर्फ छोटा छोटा, सी से PbO2 इतना लंबा। छोड़ो यार, नहीं कराया जा रहा याद, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। ईंधन सेल में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? जो फ्यूल सेल है इसमें ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पॉलीमर किसे कहते हैं? पॉलीमर किसे कहते हैं? पुनरावृत्ति इकाइयों से बने बड़े अणु। ये
ये पॉलीमर है। पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन। अब जिसका नहीं होता ना, इस बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। ये बनाने की, सोप बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो पॉलीमर की पुनरावर्ती इकाई को क्या कहते हैं? मोनोमर। एक मोनोमर, दो मोनोमर, तीन मोनोमर, ये सब मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है। पॉलीथीन किस प्रकार का पॉलीमर है? योगात्मक पॉलीमर। कैसे है? योगात्मक पॉलीमर है पॉलीथीन। नाइलॉन 66 किस मोनोमर से बनता है? तो हेक्सा मिथिलीन डाई एमीन और एडीपिक अम्ल से। टेरीन किस प्रकार का पॉलीमर है? पॉलिएस्टर। किस प्रकार का है? पॉलिएस्टर। ब्यूना एस रबर किसका कोपोलीमर है? जो ब्यूना एस है वो किसका कोपोलीमर है? स्टाइरिन और ब्यूटाडीन का। प्राकृतिक रबर का मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का। रबर का वर्णीकरण किससे किया जाता है? सल्फर से रबर का वर्णीकरण किया जाता है। बैकलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? तो थर्मोसेटिंग है। बैकलाइट है जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर की विशेषता भी बता दो। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता एक बार ढलने के बाद दोबारा नहीं ढलते, मतलब पिघला के इसको दूसरी संरचना में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पीवीसी का उपयोग किसमें होता है? और पीवीसी की फुल फॉर्म भी देख लेना, पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी का उपयोग किसमें होता है? पाइप और वायर इंसुलेशन में पीवीसी का यूज किया जाता है। पीवीसी सुना बहुत होगा आपने। ठीक है, तो अपनी क्लासेस खत्म हो गई। यूनिट 4 थोड़ी टफ थी, आई नो, बट याद तो करनी पड़ेगी अगर मार्क्स लाने हैं। तो अगर आप इस क्लास को पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छे से पास हो सकते हैं, और भगवान ने चाहा तो 30+ क्वेश्चन इसी में से आ जाए, चाहा तो, वरना पास तो हो ही जाएंगे। डोंट वरी, अच्छे से पढ़ो, एक दो बार क्लास देखो, और मुझे प्यारी प्यारी कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, टॉपिक बता दो भैया, मैं खाली बैठी हूँ। हाँ, बहुत दिनों से क्लासेस नहीं है क्योंकि मैं बिजी थी, मेरे भी एग्जाम चलते हैं, तुम ही नहीं पढ़ते। ओके, टाटा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।